आखिर मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट कितने प्रकार से किया जाता है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इन सबों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का है, लेकिन हम लोग सिर्फ सेमेस्टर के व्यू से नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन के व्यू से पढ़ेंगे। यानी सेमेस्टर भी पूरा होगा और कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने पहले भी करवाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन पहुंचे। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है उस क्वांटिटी को किसी दूसरे से हम लोग कंपेयर कर देते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि इसका लेंथ मेजर करना है, इसका लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल को इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं कि हाँ इतना बड़ा स्केल है अगर तो इतना लेंथ हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंच हो जाएगा, और अगर लंबा हुआ तो 2 इंच हो जाएगा। इस तरह से जिस भी क्वांटिटी को हमको मेजर करना होता है हम किसी दूसरे क्वांटिटी से या किसी दूसरे स्टैंडर्ड से क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मेजरमेंट कहलाता है। दूसरा, जिस इक्विपमेंट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं उसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड क्या है, इस चीज को भी हमको समझना होगा। तो स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि जैसे ये स्केल हम लोग माने थे कि ये इसको हमको मेजर करना और ये स्केल है, हम लोग इस स्केल का यूज करके इसको हम लोग मेजर कर लिए। लेकिन हमको ये कैसे पता चला, हमने कैसे माना कि इतना लेंथ को 5 सेंटीमीटर बोला गया है। दूसरा एग्जांपल, आप राशन की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे सामान खरीदते हैं, आपको एक तरफ वो सामान जिससे मापा जाता है वो चढ़ा देता है और दूसरी तरफ जो आपको रिक्वायरमेंट होता है। अब बताइए जरा ऐसे समझिए कि जिस दिन ये शुरू हुआ होगा कि इतना बड़ा इतना मास को हम लोग 1 केजी बोलते हैं, जरा बताइए कि अगर जिस दिन शुरू हुआ होगा इतना सारा मास को अगर 1 केजी बोला जाता तो बताइए कि आज मेरा द्रव्यमान कितना होता। ससुरा मेरा द्रव्यमान 10 केजी होता। बात समझ रहे हैं, यानी हम 50 केजी के नहीं कितने केजी के हो जाते हैं, 10 केजी के हो जाते हैं। स्टैंडर्ड एक बनाया हुआ है क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू बनाया गया है कि हाँ इतना द्रव्यमान को 1 केजी बोला जाएगा, इतना लेंथ के हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब उसको क्या बोला जाएगा, 1 एम्पियर बोला जाएगा। इतना उससे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तब उसको 1 एम्पियर बोला जाएगा। उसी प्रकार से हर एक क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है। बात समझना है स्टैंडर्ड क्या है। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इसलिए हम लोग मेजरमेंट लेंथ को मापने वाले नहीं हैं। हम लोग करंट को मापेंगे, वोल्टेज को मापेंगे, पावर को मापेंगे, फ्रीक्वेंसी को मापेंगे, एनर्जी को मापेंगे। तो इन सबों से रिलेटेड टर्म होगा। अब समझिए कि आखिर ये मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे हमको करंट का मापना है तो हमको मापते समय ध्यान में रखना होगा सबसे पहला कि हम लोग अगर कनेक्शन कर रहे हैं, मान लिया जाए कि मेरे पास जो डिवाइस है वो कनेक्शन को हम लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं मापने के लिए। मान लीजिए ये 2 कनेक्शन है तो ऐसा नहीं हो कि ये उल्टा पुल्टा काम कर दे, उल्टा कनेक्ट कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, हो सकता है वो वर्क करते करते खराब हो जाए। तो ये बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग मेजरमेंट करें तो सबसे पहला जो उसका कनेक्शन करना है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, जो भी उसका सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है वो जितना कम होगा उतना वो बेटर होगा, उतना उसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि हमको कोई काम करना हो और हम जितना काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम ही को लॉस हो जा रहा है। बात समझिएगा, हमको कोई काम करने के लिए दिया हुआ है और हम वो काम कर तो रहे हैं लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, तो बताइए कोई फायदा होगा। उसी प्रकार से अगर एक इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मेजर करने के लिए लगाएं और ये इंस्ट्रूमेंट ही जितना मेजर करने से फायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा ये खुद कंजम्पशन कर रहा है, तो बताइए क्या ये अच्छा होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। तो ये बात 2 टर्म ध्यान रखने होंगे मेजरमेंट करते समय। ये इंपॉर्टेंट टर्म है,
ये जरूरी है इंस्ट्रूमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए, कि सबसे पहला सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा हमको जो इंस्ट्रूमेंट का कंजम्पशन है मिनिमम होना चाहिए, यानी जितना हो सके कम होना चाहिए। आगे हम लोग आएंगे कि आखिर मेजरमेंट करने के कितने प्रोसेस हैं। तो मेजरमेंट करने के दो प्रोसेस हैं। मेथड ऑफ मेजरमेंट कितने हैं? तो दो है। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको नाम दिख रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका सेंस भी वही निकल रहा है। जैसे हमको मापना हो, एकदम बेसिक समझिए कि हमको लेंथ मापना हो, तो हम डायरेक्ट अगर इसका लेंथ मापने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको कंपेयर कर देते हैं। डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका लेंथ मापने के लिए डायरेक्टली स्केल का यूज किए तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ, यानी स्केल को यहाँ पे अटैच किए, टच किए और इसका मेजरमेंट कर दिए, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। यानी वैसा मेथड जिसमें हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करते हैं, तब वो मेथड क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग किसी चीज का लेंथ मापते हैं, हम लोग किसी चीज का मास मापते हैं, तो ये वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है इनडायरेक्ट मेथड। ये इनडायरेक्ट मेथड कैसे होता है? इसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि इस वस्तु का हमको मास मापना है, द्रव्यमान मापना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका लेंथ मापेंगे, फिर विड्थ मापेंगे और फिर हाइट मापेंगे। तीनों माप लिए। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो हमको वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालने के बाद अगर हम इस मटेरियल के डेंसिटी से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो मिल गया कि नहीं मिल गया इसका मास। यानी इस तरीका में बताइए तो हम डायरेक्टली इसका मेजरमेंट मास का किए नहीं किए, फिर भी इसका मास निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड का हेल्प लेना होता है, ये बात समझिएगा। बिना डायरेक्ट मेथड के हेल्प के इनडायरेक्ट मेथड पॉसिबल नहीं है। तो ये थे दो मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। फिर से एक बार, डायरेक्ट में डायरेक्टली जिस भी क्वांटिटी को मेजर करना होता है उसको मेजर कर लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इनडायरेक्ट रूप से मेजरमेंट करते हैं। जो रिक्वायरमेंट था वो तो मापते हैं ही, लेकिन या तो डायरेक्ट मेथड का हेल्प लेते हैं या उसी को बोल सकते हैं कि हम लोग इनडायरेक्टली मेजरमेंट करते हैं। ये तो था मेथड कि कितने प्रकार से क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और यहीं से हम लोग का जो मेन जरूरत है या रिक्वायरमेंट है वो शुरू हो रहा है। ये बेसिक था। अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर इंस्ट्रूमेंट के कितने टाइप्स हैं, कितने क्लासिफिकेशन हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्लासिफिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के हैं। पहला एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। या प्राइमरी या सेकेंडरी भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखिए इसी इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग बेसिस पे और भी भागों में बांटा गया। जैसे इसका टाइप्स हो जाएगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, और अगर इसी को डिवाइड करें तो हो जाएगा मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट तो करता है लेकिन वो किसी दूसरे क्वांटिटी से कंपेयर नहीं करता है, किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर नहीं करता है। जो भी ये वैल्यू बताता है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जा रहा है, जो भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने कांस्टेंट के टर्म में देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझिए। मान लिया जाए कि हम इसको खींच रहे हैं, देखिए इस बॉडी को या किसी चीज को हम खींच रहे हैं, तो खींचने से डिफ्लेक्शन तो हुआ। मान लीजिए इसको खींच रहे हैं तो डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन ये नहीं पता चला कि कितना डिफ्लेक्शन हुआ। आप समझिएगा,
लेकिन ये पता जरूर चल रहा है कि हम लोग इतना फोर्स लगा रहे हैं तो ये खींचा जा रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना था। बात समझ रहे हैं? उसके और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोग एक देखे होंगे कहीं कहीं पे एक ऊपर डब्बा लगा हुआ रहता है और एक नीचे डब्बा, उसमें से सैंड गिरते रहता है। सैंड करने का मतलब बालू, तो वो बालू गिरते, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का। उसमें से अगर ऊपर वाला सारा का सारा बालू नीचे गिर जाता है तो वो एक डिफिनिट टाइम को बताता है कि हाँ इतना सेकंड में ये बालू सारा का सारा नीचे गिर गया। वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, वो किसी से कंपेयर नहीं करता है, लेकिन ये जरूर बताता है कि इसमें जितना बालू था वो गिर गया, तो आखिर ये 5 सेकंड लगा या 10 सेकंड लगा, जो भी लगा वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बताता है। ये था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि ये किसी से तुलना नहीं करता है, ये जो भी वैल्यू बताता है वो अपने कांस्टेंट के टर्म में बताता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो भी टर्म है उसी के टर्म में बताता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या होता है? तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मेजरमेंट के बाद ये मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि वैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये पॉइंटर के सहारे ये बताएगा कि हाँ इसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं था, ये मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है। मैग्नीट्यूड इसलिए नहीं बताता है कि ये किसी कैलिब्रेटेड से कंपेयर नहीं करता है, किसी स्टैंडर्ड से एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कंपेयर नहीं करता है, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। यानी मान लिया जाए कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऐसे बनाया हुआ था 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो जैसे ही इसका पॉइंटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, जैसे इसका पॉइंटर रोटेट करेगा तो हाँ पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू है इसका, 3 वैल्यू है, जो भी मेजरमेंट हो रहा है क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट करने के साथ साथ वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड को बताता है। ये मैग्नीट्यूड बताता है कैसे? तो ये जो आपको 1 2 3 लिखा हुआ है ये पहले से कैलिब्रेटेड किया हुआ था, यानी कैलिब्रेटेड बोल रहे हैं, यानी ये वाला जो लिखा हुआ है ये भी अपने से नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिए। बात समझ रहे हैं? इसको भी लिखने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से या जहाँ से शुरू हुआ होगा वहां से इसको रेफरेंस लिया गया होगा कि हाँ ये जो अगर पॉइंटर घूम रहा है तो इतना पॉइंटर घूमेगा तो इसमें कितना क्वांटिटी होगा। बात समझ रहे हैं? यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मेजरमेंट करते समय वो एक्चुअल मैग्नीट्यूड को बताता है और इस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए वो एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से इस पे कैलिब्रेटेड किया हुआ रहता है, यानी तुलना करके इस पे लिखा हुआ रहता है कि अगर ये इसका जो पॉइंटर है इतना रोटेट करेगा तो वैल्यू इतना होगा। तो ये था एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल इसमें सारा का सारा हो जाएगा, जितना हम लोग देखते हैं वो सारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे वोल्ट मीटर, आमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर, जितने प्रकार के हैं सारा का सारा क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। अब इसके 3 टाइप होते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड को तो बताता है लेकिन पॉइंटर की सहायता से। बात समझिएगा, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी के वजह से इसमें होता है, जैसे जिसमें पॉइंटर का यूज था। सिंपली समझिए कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें पॉइंटर का यूज करके वैल्यू को बताया जाए तब वो क्या कहलाएगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डायरेक्टली पॉइंटर वगैरह नहीं होता है, डायरेक्टली डिजिटल फॉर्म में अगर इसमें कैरेट का वैल्यू 10 आया हो तो डायरेक्टली 10 लिखा जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर कैरेट का वैल्यू 10 होगा तो इसका पॉइंटर 10 के पास जाएगा, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, एनालॉग। और अगर इसमें कैरेट का वैल्यू 10 होगा तो डायरेक्टली वहां पे क्या लिखा जाएगा, 10 एम्पियर, तब उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल। दूसरा है मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल कहने का मतलब, मैनुअल का एक एग्जांपल है मेगर। मेगर को हैंड से ऑपरेट करवाना पड़ता है, जब हम लोग हैंड से उसको घुमाते हैं तब वो काम करता है। लेकिन ऑटोमेटिक जैसे एनर्जी मीटर को लगा दिए हैं, जैसे ही लाइन आएगा सप्लाई आएगा वो काम करना शुरू कर देगा। वोल्ट मीटर के जैसे ही लोग कनेक्ट करेंगे वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन मैनुअल के क्या करने का मतलब हुआ कि हमको उसको आदमी के द्वारा उसको ऑपरेट करवाना होगा, तब वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। और डायरेक्टली जो ऑटोमेटिक होगा वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। अब आगे आते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के टाइप पे। ये 3 प्रकार के, पहला
इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसको समझते हैं क्या करिए क्या है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट जो क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, वो डायरेक्टली उसको इंडिकेट कर दे रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर का जरूरत होता है और इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही कैलिब्रेशन किया हुआ रहता है, यानी उसमें लिखा हुआ रहता है, किसी दूसरे इक्विपमेंट से कंपेयर करके लिखा हुआ रहता है। जैसे इंस्ट्रूमेंट जो मैग्नीट्यूड को क्या करे, इंडिकेट कर दे। इंडिकेट करने के लिए किसका सहायता लेगा, वो पॉइंटर के सहायता से क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को, जो भी क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है उसको क्या करेगा, वो बता देगा। तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। दूसरा है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का बेस्ट जो एग्जांपल है, आप लोग कभी ईसीजी करवाए होंगे, नहीं करवाए होंगे तो आप करवा के देखने नहीं लगेगा। ईसीजी में होता यह है कि आप अगर करवाइएगा तो उसका जो डाटा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से डाटा दिखाता है। अब समझिए क्या होता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो एक डिफिनिट टाइम के लिए जो भी वैल्यू आ रहा है उसका वो ग्राफ बनाता है, रिकॉर्ड करके वो ग्राफ बनाता है। जैसे ये टाइम दे दिया, ये टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से, और ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू बता रहा है। जिस भी क्वांटिटी को कैरेट का मापा जा रहा है तो कैरेट के वैल्यू को, अगर अपना ईसीजी करवाते हैं तो वो हार्ट बीट को मापता है तो वो हार्ट बीट बताएगा कितना कितना बढ़ रहा है। आप अगर वोल्टेज का वैल्यू को माप रहे हैं तो वोल्टेज का ये डाटा बताएगा। तो वो एक रिकॉर्ड करके पेन और पेपर की सहायता से क्या करता है, एक कागज पे या एक शीट पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप जितना टाइम के लिए इसको लगाइएगा उतना टाइम के वैल्यू को ये क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा पेन के सहायता से एक शीट पे। तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। बात समझ में आए रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। अब थोड़ा सा एग्जांपल समझते जाते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का वोल्टमीटर, आमीटर, वाटमीटर, ये सारा का सारा क्या हो जाएंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमने बताया कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करे, रिकॉर्ड करके रखे। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल बताएं, ईसीजी आप लोग कभी करवाए होंगे तो ईसीजी के द्वारा। दूसरा, इसका जो यूज होता है वो पावर सिस्टम में यानी पावर प्लांट में होता है। पावर प्लांट कहने का मतलब कि ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये बताता है कि हाँ अभी वैल्यू का कितना भी पावर जनरेट होता है, 10 किलोवाट पावर जनरेट हो रहा है। हाँ, इसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे 50 किलोवाट हो गया, फिर 5 किलोवाट हो गया। तो इसका वो डाटा ग्राफ बना करके रखता है, वहां पे इस इंस्ट्रूमेंट इसका यूज होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जहां पर भी हमको डाटा को रिकॉर्ड करके रखना हो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वैसा इंस्ट्रूमेंट जो एक फिक्स टाइम के लिए कितना एनर्जी कंजम्पशन होगा, जो पावर वहां पे कंजम्पशन हुआ उसका एक इंटीग्रेट करके देता है, यानी जोड़ करके देता है। बात समझिएगा, जोड़ करके कहने का मतलब क्या, कि मान लिया जाए कि अभी से ये चलना शुरू हुआ, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो अभी से चलना शुरू हुआ और 10 सेकंड के बाद जो भी यहाँ पे क्वांटिटी था, इस क्वांटिटी का टोटल समेशन कितना हुआ उसको वो इंटीग्रेट करके बताएगा। तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्पियर आवर मीटर, यानी एनर्जी मीटर या एम्पियर आवर मीटर। एनर्जी का जो मापा जाता है, जो हमको आपको एनर्जी मीटर घर के बाहर लगा हुआ होता है, वो भी इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ये इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि जो वोल्ट मीटर है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट या जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो एनर्जी मीटर जो लगा हुआ है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। फिर से एक बार, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सारे जो भी वो क्वांटिटी है उसको मेजर करता है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी वो इंटीग्रेट करके वैल्यू को बताता है। तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। हम लोग सबसे पहले क्या समझे, मेजरमेंट समझे, मेजरमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो समझे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझे, उसका मेजरमेंट करने का मेथड समझे, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का टाइप समझे और उसके टाइप समझे। आज की वीडियो में कम ही हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सभी लोगों को पता नहीं है, तो उन लोगों को आप बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए दिशानाथ।